नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। जैसा कि अपन बात करें दोस्तों, डेली अपनी क्लासें देख रहे हैं आप और अपन क्लासें डाल रहे हैं तो आपको अच्छी लग रही होंगी दोस्तों। अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह उनको भी जानकारी मिले क्लास होगी। तो दोस्तों अपनी बात कर रहे थे टॉपिक, ये बातें तो होती रहती हैं, बात है मेन पढ़ाई की, स्टडी की, उसी की बात करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए अपन बात कर लेते हैं टॉपिक की। जैसा कि पिछली क्लासों में आपने देखा होगा, अपन बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। दोस्तों थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, तो उसी हिसाब से अपनी एक एक चीज़ को क्लियर करके चलेंगे। और दोस्तों आज अपन इसकी बात करने वाले, कल अपने लास्ट क्लास में अपने बात की थी जिसमें इसका सामाजिक जीवन देखा था हमने, और सामाजिक जीवन के बाद में आज बात करने वाले हैं दोस्तों, अपन डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी लिपि और भाषा को लेकर। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इनके धार्मिक जीवन के बारे में, किन लोगों का क्या क्या चीज़ें पूजनीय थी। तो चलें दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। देखो आज अपन बात करेंगे इनकी भाषा और लिपि को लेकर। लिपि भाषा उसी चीज को लेकर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सबसे पहले तो एक पॉइंट आता है कि हमें इनकी भाषा और लिपि के बारे में कैसे पता चलेगा। जिस चीज से हमें इनकी जानकारी मिलती है उसको अपन स्रोत कहते हैं। तो मैं अगर कहूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और लिपि का जो स्रोत है उसको अपन कह सकते हैं मोहरों से, मुद्राओं से, अवलेखों से। मोहर, मुद्रा, अवलेख और मृदबाण, इन पे जो चीजें भी लिखी मिली, अंकित मिली, उनसे हमने इन चीजों का पता लगाया कि ये लोग किस लिपि का यूज करते थे, क्या चीज लिखते थे। तो जब हमने इन पर शोध किया, मोहर, मुद्रा, अवलेख, मृदबाण, ये चीज़ें अपने मिली और इन पर हमने चीज़ों को लिखा हुआ देखा, कुछ अंकित चित्र देखे, तो यहाँ एक अनुमान लगाया। ये कहा गया कि जितने लिखित साक्ष्य मिले वो किसी अक्षर जो लिखे मिलते थे, वर्ड जो लिखे मिलते थे दोस्तों, वो लिखने की बजाय वो चित्र बने हुए थे उनके। जैसे मैं कुछ चित्र बनाऊं, जो चित्र बने मिले, ऐसे बना मिला, ऐसे बना मिला, ऐसे कुछ चित्र बने हुए मिले दोस्तों, जिनके बारे में कहते हैं कुछ ऐसे चित्र बने मिले, कुछ चित्र बने मिले। यानी कि ये कहा जाता है जितने भी लिखित साक्ष्य मिले उनमें जो वर्ड लिखे हुए थे, वर्ड मिले या शब्द जो मिले, वो लिखित ना होकर वो चित्र के रूप में अंकित थे दोस्तों, चित्र के रूप में अंकित थे। इनमें एक आकृति और आती है, बहुत सारी आकृतियां मिली हैं, तो ऐसे चित्र बने हुए मिले हैं। तो इन्होंने क्या अनुमान लगाया कि हो सकता है कि जो लिपि होती है या जो जिनकी लिपि थी वो अपनी भावनाओं को लिखते थे, लेकिन उन भावनाओं को चित्र के रूप में लिखते थे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये लिखने के लिए चित्रों का यूज करते थे। तो मैंने कुछ आकृतियां बनाई, इन आकृतियों का ये यूज करते थे। आगे बात करें दोस्तों, क्या मैं ये कह सकता हूं इस लिपि को कि इस लिपि से हम चित्र देखकर समझ जाते थे कि किस चीज की बात हो रही है। तो यानी कि अपने भावों को व्यक्त करते थे चित्र बना के लिखित रूप में। तो क्या मैं इस लिपि को कह सकता हूं कि ये चित्रों को भावों को चित्र बनाकर अंकित करते थे? तो ये लिपि का एक नाम हो जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लिपि कैसी थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि होने के कारण इसी को एक नाम और देते हैं दोस्तों, सैंधव क्षेत्र में होने के कारण सैंधव लिपि। सैंधव क्षेत्र दोस्तों मैं आपको बताता हूं, एक क्षेत्र विशेष का नाम मिलता है सप्त सैंधव प्रदेश।
सप्त सैंधव प्रदेश। और सप्त सैंधव जो प्रदेश है उसकी खास बात यह है दोस्तों, देखना एक बार, हल्का सा पॉइंट अपना एक काल्पनिक अपना मैप ले लेते हैं, काल्पनिक मैप ले लेते हैं दोस्तों। यहां आप देखना, यहां एक कंट्री है तिब्बत, और इस तिब्बत से मानसरोवर झील के बोखर च्युमनत से एक जलधारा ऐसे करके यहां अरब सागर में चली जाती है। इस नदी को कहते हैं दोस्तों सिंधु नदी। इस सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं दोस्तों, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। यह कहा जाता है प्राचीन समय में यहां एक नदी और बहती थी जिसको अपन नाम देते हैं सरस्वती नदी। देखो विशेष बात, मैंने कहा कि इसको एक नाम देते हैं सैंधव लिपि। सैंधव लिपि इसलिए सैंधव प्रदेश में इनका निवास था और सैंधव प्रदेश में इस लिपि का यूज करने के कारण इसको कहते हैं सैंधव लिपि। तो इस सैंधव प्रदेश कौन सा है? सैंधव प्रदेश जहाँ ये लोग रहते थे आके, तो वो जगह कौन सी है प्रेजेंट में? तो दोस्तों उसी को अपन एक क्षेत्र का नाम देते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। और ये जो सप्त सैंधव प्रदेश है, इसके लिए मैंने कहा कि एक नदी थी सिंधु जो तिब्बत से निकलकर भारत, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद अरब सागर में अपना समुद्र में जल डालती थी। इसकी 5 सहायक नदियां थीं, झेलम अब भी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों प्राचीन समय में एक नदी और बहती थी यहाँ सरस्वती। तो कुल नदियां अगर अपन पढ़ेंगे तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, तो 6 ये और एक ये 7 नदियों का कुल एक समूह हो जाता है जो बहता है। और 7 नदियों के समूह क्षेत्र को सम्मिलित रूप से क्षेत्र का नाम देते हैं जिसको क्या नाम देंगे? सप्त सैंधव प्रदेश। तो क्या आप बता सकते हो सीधे कि सप्त सैंधव प्रदेश क्या है? तो 7 नदी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो पूरा क्या कहलाता दोस्तों? सप्त सैंधव प्रदेश, जहां हमारी सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। तो चले आगे भाई, इन्हीं के किनारे विकसित सभ्यता है तभी तो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। तो मैं तो आपको बता रहा था कि सैंधव लिपि क्यों कहते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश में इनके लोगों का समाज विकसित हुआ, ये इन्होंने इसको यूज किया तो इसको एक नाम दे दिया सैंधव लिपि। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, पॉइंट पर आते हैं अपने, देखें आगे। मैंने कह दिया यहाँ की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक और सैंधव लिपि थी, लेकिन यहाँ की एक विशेषता है वो देखना। ये क्या करते थे? ये लिखते थे, मान लो ऐसे लिखते हैं, ये अपने चित्र बनाते थे। देखना दोस्तों विशेष बात है, ये ऐसे करके चित्र बनाते लिखते थे। अब मानो इन्होंने एक लाइन लिख दी, अब ये लिखी जा रही है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिख गई, ऐसे करके लिपि लिख गई। लेकिन अगर मान लो एक ही लाइन है तो बाएं से दाएं लिख जाएगी, लेकिन अगर आपको एक से अधिक 2 या 3 पंक्तियां लिखनी है तो ये क्या करते थे? इसको खींच के यहीं से स्टार्ट करते थे, फिर से यहीं से स्टार्ट करते थे इधर से होके, और इधर से स्टार्ट करने के कारण फिर ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं। तो यानी कि ऐसी लिपि जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों साइडों से लिखी जाती थी, उस लिपि को हमने एक विशेष नाम दिया। यानी ऐसी लिपि जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों साइडों से लिखी जाती थी, इस प्रकार की विधि को दोस्तों एक नाम देते हैं गोमूत्राक्षर पद्धति। गोमूत्राक्षर पद्धति, इसी को दोस्तों एक नाम देते हैं वृस्को फैदम पद्धति।
अब आपसे सीधे पॉइंट आता है कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक है, सैंधव लिपि है, गौमूत्राक्षर पद्धति है और वृषकोफेदम लिपि है। तो ये सारी की सारी लिपियों के नाम अपन किस सभ्यता के लिए देंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो लिपि थी दोस्तों, जो मैं चित्रों में मिली, उसके कई नाम बताए मैंने, वृषकोफेदम, गौमूत्राक्षर, सैंधव और भाव चित्रात्मक लिपि। ये अपने जो लिपि थी अक्षरों को चित्रों के रूप में अंकित करते थे, जिनकी जानकारी में मोहरों से, मुद्राओं से, अभिलेखों से और मृत भांडों से मिलती है। तो एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी वे में अपने को समझना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें और अपन आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ें लिपि के बारे में अपन पढ़ते हैं दोस्तों। देखें आगे कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बस समझने वाली बात है। देखें आगे, इसके बाद मैं आपसे कहूं कि ये जो लिपि थी, कौन सी लिपि? सैंधव लिपि। कौन सी सभ्यता की लिपि? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो लिपि का सर्वप्रथम या मैं ये कह सकता हूं लिपि की सर्वप्रथम या लिपि का सर्वप्रथम साक्ष्य, लिपि का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, लिपि का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था 1853 ईस्वी में। यानी कि जो सैंधव लिपि था या सैंधव लिपि थी, उसका सर्वप्रथम साक्ष्य में मिलता 1853 ईस्वी में। लेकिन अगर मैं ये कहूँ लिपि प्रकाश में आई, पूर्णतः लिपि प्रकाश में आई, और पूर्णतः प्रकाश में आई थी जिसकी अपन टाइम बता दें दोस्तों 1923 ईस्वी। क्लियर है दोस्तों? सैंधव लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख या साक्ष्य 1853 में मिला, लेकिन लिपि जो थी वो प्रकाश में पूर्णतः कब आई थी? 1923 ईस्वी में। कौन सी लिपि है? सैंधव लिपि। इसके बाद ये कहते हैं इस लिपि का सबसे बड़ा लेख, इस लिपि का सबसे बड़ा लेख, सबसे बड़ा लेख या अक्षर, और सबसे बड़ा लेख दोस्तों इस लिपि का मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा से अपन स्थल वाइज नगर वाइज पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का सबसे बड़ा लेख, और लेख दोस्तों पंक्ति जो थी वो 17 अक्षरों की पंक्ति थी। सबसे लंबा लेख मिला 17 अक्षरों का, वो कौन सी जगह से मिला दोस्तों? धौलावीरा से। याद रखना कि सबसे बड़ी जो अपनी लेख है, जो लिपि का सैंधव लिपि का, वो सबसे बड़ा लेख अपने 17 अक्षरों का कहाँ से मिला है? धौलावीरा। अब जानते हो धौलावीरा, मैंने पढ़ाया था कि धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा है दोस्तों गुजरात में। धौलावीरा स्थित कहाँ है? गुजरात में। इसके बाद अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर और इसकी लिपि को लेकर, तो सर्वप्रथम यहां अंकन काय का मिला है। किस वर्ड का सर्वाधिक यूज किया गया है? भाई लिपि है तो लिपि जो थी उसमें कितने तो वर्ड हैं जो अब तक खोजे जा चुके हैं। उन वर्डों में सबसे ज़्यादा किस वर्ड का यूज किया जाता और सबसे ज़्यादा चित्र काय का मिला है? अगर चित्रांकन मिला है तो वो चित्रांकन सबसे ज़्यादा काय का मिला है। तो मैंने कहा ये जो लिपि है, इस लिपि में 400 से 500 शब्द खोजे जा चुके हैं, खोजे जा चुके हैं। यानी कि जो सैंधव लिपि है उसमें 400 से 500 शब्द खोजे जा चुके हैं, वर्ड खोजे गए हैं 400 से लेकर 500 तक, इतने वर्ड खोज लिए गए। इन पूरे के पूरे शब्दों में 400 से 500 जितने शब्द हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज किया है यू अक्षर का। यू अक्षर का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, सर्वाधिक प्रयोग किया गया। क्या आप बता सकते हो कि जो सैंधव लिपि है
के सभी अक्षरों में जो 400 से 500 खोजे गए हैं उनमें दोस्तों सबसे ज़्यादा किस वर्ड का यूज किया गया है? तो सबसे ज़्यादा वर्ड यूज किया गया कौन सा? यू। इसके बाद ये कहते हैं कि जो मैंने बताया कि ये भाव चित्रात्मक है, चित्र बनाकर भी लिखी जाती है, तो चित्रों में दोस्तों सर्वाधिक चित्र मिला है मछली का। मछली का सर्वाधिक चित्रांकन मिला है, सर्वाधिक चित्रांकन मिला है। यानी कि मुझे नहीं लगता दोस्तों कुछ आपको डाउट होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट में देना, या आप दे सकते हो या लिख सकते हो कमेंट में अपना डाउट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की सैंधव लिपि है उसका सर्वप्रथम जो हमें जानकारी मिली 1853 में, लेकिन इसको प्रकाश में पूर्णतः लाया कब गया था? 1923 में। इस पूरी की पूरी लिपि के कितने शब्द खोजे जा चुके हैं? 400 से 500। और दोस्तों इसमें सबसे लंबा लेख है 17 अक्षरों का, वो किस में मिला है? धौलावीरा गुजरात में। सबसे ज़्यादा यूज इसमें किस अक्षर को किया गया है? यू को। और चित्र सबसे ज़्यादा क्या क्या मिला है? मछली का। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी वे में दोस्तों आपको समझ में आएगा ये चीज़। और इस लिपि या भाषा के बाद दोस्तों अपन सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति की बात करते हैं कि किस चीज़ को पूजनीय मानते थे और किस चीज़ की ये पूजा करते थे। देखिए आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चलें दोस्तों। देखो आगे बहुत ही सिंपल चीज़ें, बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखें अब बात करेंगे दोस्तों अपन धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन, सिंधुवासियों का धार्मिक जीवन। अब यहां भी एक चीज आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के स्रोत क्या है, हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो वही चीजें यहां, तो वही चीजें मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ भी धार्मिक चीज़ों की जानकारी के लिए मोहर, मुद्रा, मृदभांड, यही चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था, ये किसकी पूजा करते थे और ये क्या करते थे। तो चलो अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी धार्मिक स्थितियाँ कैसी थी। तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियां मिली। यहां पर एक चीज और ले लेते हैं, मूर्तियां। मूर्तियां अगर मैं कहूं कि यहां से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहां से मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिली, जिन्हें अपन कह सकते हैं मृदभांड। मृद मूर्तियां महिलाओं की अधिकांश मिली, महिलाओं की मिली। चलो एक पॉइंट हमें मिला कि हमें मिट्टी की बनी हुई मृदभांड मिले या मृद मूर्तियां मिली दोस्तों, और वो भी किसकी मृद मूर्तियां मिली? महिलाओं की। तो एक फैक्ट हुआ, हमने बहुत सर्च किया, वहाँ शोध किए शोधकर्ताओं ने, तो वहाँ जहाँ भी जाते वहाँ मृद मूर्तियाँ, मिट्टी की महिलाओं की बनी हुई मूर्तियाँ मिलती थी। इसके बाद और भी शोध निकले, जिनमें एक स्थल मैंने बताया था, नगर हड़प्पा, और हड़प्पा स्थल से एक मोहर मिली, एक मोहर मिली। मोहर क्या कहती है वो देखना। हड़प्पा सभ्यता से एक मोहर मिली, और इस मोहर में ये कहते हैं एक लेडीज, और लेडीज के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। देखना, मैंने कहा कि हड़प्पा स्थल से एक मोहर मिली, इस मोहर में एक स्त्री और उस स्त्री के गर्भ से पेड़ निकल रहा है, पौधा निकल रहा है। अब आप क्या अनुमान लगाओगे? पौधे की जननी कौन है? स्त्री। अब भाई मोहर में तो एक इंडिकेशन दिया गया है कि जो पौधा है वो गर्भ से निकलता है, महिला के गर्भ से निकल रहा है। यानी इसका मतलब पौधे का पालन पोषण एक देवी द्वारा किया जाता है, एक महिला द्वारा किया जाता है। तो इस महिला को हमने नाम दे दिया धरती। क्या नाम दे दिया? धरती। तो
तो आपने एक शोधकर्ता का नाम सुना होगा, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल अपना शोध देता है इस मुद्रा को देखकर कि एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, यानी पौधे का पालन पोषण एक देवी के द्वारा या हमारी धरती माँ के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसको धरती को उर्वरता की देवी कह दिया। उर्वरता की देवी कहा। तो मैंने दोनों स्टेटमेंटों में एक चीज क्लियर की, यहां मृण मूर्तियां मिली, वो भी किसकी मिली दोस्तों? महिलाओं की। एक मोहर मिली, मोहर में भी काय का अंकन मिला? स्त्री का। और इसी स्त्री को जॉन मार्शल ने क्या कहा? उर्वरता की देवी। तो क्या अपन ये कह सकते हैं इन शोधों से हमें पता चला कि ये लोग महिलाओं को या महिलाओं की पूजा करते थे या किसी देवी की पूजा करते थे या लेडीज भगवान की पूजा करते थे, ईश्वरीय मान्यता थी। ईश्वरीय मान्यताओं में महिलाओं का बहुत बड़ा दर्जा था और इसीलिए मैंने एक शोध दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, मातृ देवी की उपासना करते थे, मातृ देवी की पूजा या उपासना करते थे। क्या दोस्तों इसमें आपको क्लियर हो रहा है कि मृण मूर्तियां भी मिली, पौधा भी मिला और हर चीज में स्त्रियों की विशेष दर्जा है, इसमें अहम योगदान है। तो यहाँ जॉन मार्शल ने धरती को उर्वरता की देवी का और मातृ देवी की यहाँ क्या करते थे, ये लगभग यहाँ पूजा की जाती थी महिलाओं की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी चीज यहाँ से मैंने आपको बताई। इसके बाद और क्या चीजें मिली उनकी बात करेंगे। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट लें और आगे की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखें आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप पढ़ रहे हैं। तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अब यहां एक सस्पेंस और आ गया, माइंड में बात आई, क्या कोई जेंट्स भगवान नहीं था, कोई पुरुष की पूजा नहीं की जाती थी, किसी देवता की पूजा नहीं की जाती थी? इन चीज को लेकर यहां और भी खुदाई की गई, शोध किया गया, तो एक मोहर और मिली दोस्तों, मोहर मिली, मोहर मिली। और इस मोहर में शिव की प्रतिमा, काय की प्रतिमा? शिव की प्रतिमा, या कह सकते हैं शिव की प्रतिमा थी। एक मोहर मिली जिसमें शिव की प्रतिमा थी। इस शिव की प्रतिमा में ये छोर हो गया दोस्तों, इस साइड हो गई दाईं साइड और ये साइड हो गई दोस्तों बाईं साइड। अब अगर बात करें कि जो दाईं साइड थी, इस दाईं साइड में दो पशु जानवर, बाघ और हाथी, और जो बाईं साइड थी यहां बैल और गेंडा। और दोस्तों ये जो सामने थी यहां अंकन मिला हिरण का। यानी कि अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, मोहर मिली धार्मिक जीवन में, जहाँ एक शिव की प्रतिमा थी, शिव की प्रतिमा के दाएं ओर बाघ और हाथी के चित्र थे और बाईं ओर बैल और गेंडा, और सामने काय का चित्र था दोस्तों? हिरण का। जब इसका और भी अध्ययन किया गया तो वही एक व्यक्ति आता निकल के, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने कहा जो शिव की प्रतिमा है यह शिव का आदि रूप है, शिव का आदि रूप है। यानी इस जॉन मार्शल ने पहचान की यह शिव का ही रूप है। यानी कि मैंने यहां कहा कि शिव की प्रतिमा है, लेकिन शिव की प्रतिमा की पहचान की थी जॉन मार्शल ने, तो इसको शिव की प्रतिमा कहा और शिव का आदि रूप कहा। और शिव का आदि रूप कहकर इसको आदि कहते हैं दोस्तों, पुराना, यानी शिव का प्राचीन रूप है। और दोस्तों इसी को एक संज्ञा दे दी आद्य शिव की, आद्य शिव का, आद्य शिव कहा
या ये कह सकते हैं इसके प्राचीन रूप को एक नाम दिया था पशुपति। पशुपति यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि शिव के आदि रूप की इसकी खोज हुई, पहचान हुई और उसको एक नाम दे दिया। ये कौन है? पशुपति। तो यहाँ एक देवता भी पूजनीय था इसका मतलब, और उस देवता को मुद्राओं पर अंकित किया गया, मोहरों पर अंकित किया गया। और वो दो देवता कौन है दोस्तों? पशुपति। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यह मातृ देवी के साथ एक देवता पूजनीय था जिसको अपन क्या नाम देते हैं? पशुपति। क्या नाम देंगे दोस्तों? पशुपति। मुद्राओं से आद्य शिव भी कहा गया, मोहरों पर आद्य शिव भी कहा गया। तो मैंने कहा मोहर मिली जिसमें शिव की प्रतिमा के दोनों साइडों में पशु जानवर थे, सामने भी थे। जॉन मार्शल ने शिव का आदि रूप कहा और उसको एक नाम दे दिया, क्या? पशुपति। और दोस्तों यहाँ पशुपति की पूजा की जाती थी और आद्य शिव भी इसको कहा गया और आद्य शिव नाम से भी इसकी पूजा होती थी। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक देवता भी पूजनीय था और देवता का क्या नाम बताया दोस्तों? पशुपति। तो देखें आगे, ये फैक्ट था कि मातृ देवी के अलावा यहाँ पशुपति नाम के देवता की भी पूजा की जाती थी। तो आगे देखें दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले, आगे चलते। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। देखिए आगे, इसके बाद बात करें, एक मोहर और मिली। मैंने पहले ही कहा मोहर, मुद्रा, इनसे मृदबान, इनसे ही जानकारी मिलेगी। एक मोहर और मिली। इस मोहर में दो वृक्ष बने हुए थे। इन दो वृक्षों के बीच में देवताओं की मूर्तियां थीं और इनके चारों साइडों में, इनके चारों साइडों में 7 मानव कृतियां थी, यानी मानव के 7 रूप दिखाए गए हैं, यानी 7 मानव आकृतियां करी गई हैं। यानी ऐसी मुद्रा मिली जिसमें 2 वृक्ष और 2 वृक्षों के बीच में देवताओं की मूर्ति, या कह सकते हैं किसी दैवीय शक्ति का चित्र था। उसके चारों तरफ 7 प्रकार के मानव के रूप बनाए हुए थे। इसका मतलब ये कहा गया कि ये इसकी 7 मानव कृतियां इनकी पूजा कर रही हैं। यानी मानव के जो चित्र बनाए हैं वो चारों साइडों से उसे घेर कर 7 जने उसकी एक साथ पूजा कर रहे हैं। इसकी पहचान की वृक्षों की, तो ये वृक्ष पाए गए पीपल के वृक्ष। अब मुझे बताओ, जब ये पीपल के वृक्ष हैं जिनके बीच में भगवान का निवास दिखाया गया है, तो जब भगवान या ईश्वर की मान्यता इन पेड़ों में मानी गई, तो क्या अपन इस पेड़ को नहीं पूजेंगे? तो एक पूजनीय वृक्ष बन गया दोस्तों पीपल का वृक्ष। तो मुझे बताओ कि यहाँ एक पूजनीय वृक्ष सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा माना गया? पीपल का वृक्ष। इस मुद्रा से दिखाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पूजनीय वृक्ष किसको माना गया दोस्तों? पीपल के वृक्ष को। जो हमें मोहर मिली जिसमें 2 पीपल के वृक्षों के बीच में देवता अंकित था और देवता के चारों तरफ दोस्तों दिशा में 7 मानव उसकी पूजा कर रहे थे, ऐसा चित्र मिला, जिसके कारण हमने कहा कि पूजनीय वृक्ष कौन सा था दोस्तों? पीपल का वृक्ष। इसके बाद मोहर मिली और भी, और इन मोहरों पर कुबड़ वाला सांड अधिक मात्रा में चित्रित मिला, अधिक मात्रा में मिला। यानी जो कुबड़ वाला जो सांड था उसका अंकन बहुत ज़्यादा मिला मुद्राओं पर, और सर्वाधिक मात्रा में मिलने के कारण ये जो कुबड़ वाला सांड था मोहरों पर, मुद्राओं पर इसका अंकन अधिक होने के कारण ये कहा गया ये इनका पूजनीय था। जैसे हमने मृण मूर्तियों से मातृ देवी की पूजा की, मोहरों पर मिलने से पशुपति की पूजा की, ऐसे सर्वाधिक मोहरों पर मिला कुबड़ वाला सांड। और दोस्तों इनका सबसे प्रिय और पूजनीय पशु, अगर बात आती है कि सबसे पूजनीय पशु या प्रिय पशु कौन सा है, तो दोस्तों वो है कुबड़ वाला सांड।
इसे प्रिय या पूजनीय दोनों ही श्रेणी में रखा गया, कुबड़ वाला सांड। तो ये अपनी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो अपन डिस्कस कर रहे हैं धार्मिक जीवन में, कि धार्मिक जीवन में क्या क्या चीज़ें हमारा महत्व रखती हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लें और आगे की बात करते हैं कि धार्मिक जीवन में और हमें क्या क्या चीज़ों का उल्लेख दिया गया है। देखें दोस्तों, समझ में आ रही है दोस्तों, आसानी से है, सारी बातें आपको आसानी से समझ आएंगी, बहुत ही ईजी। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे धार्मिक जीवन की। अब इसके बाद अगर बात करें कुछ चीज़ें और मिली हमारी, जैसे हम बात करें यहाँ की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। एक श्रृंगी से का मतलब है दोस्तों एक सींग वाला, एक सींग वाला। तो मोहरों पर एक श्रृंगी पशु है, एक सींग वाले पशु का अंकन मिला है, यानी कि ये भी इनके विशेष महत्व में था। दूसरी बात करें यहाँ दोस्तों, एक जगह है हमारी हड़प्पा, हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह मिला है, हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह मिला। अगर मैं ये कहूं कि ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये क्या है, यहां से भी हमें एक लॉजिक निकल के आएगा। तो जो स्वास्तिक चिन्ह मिला है इसका ऐसे करके दोस्तों चित्रांकन होता है, स्वास्तिक चिन्ह। तो हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह मिला, ये जो चित्र है ये सूर्य और अग्नि का प्रतीक है, सूर्य और अग्नि का प्रतीक है। अगर ये बना मिला, इसका मतलब इसके धर्म में, इनके धार्मिक जीवन में ये पवित्र माना जाता, तो इसका संबंध इससे तो इनकी क्या की जाती थी, पूजा। तो अपन कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि और सूर्य की विशेष तरह से पूजा की जाती थी, इनके धार्मिक परिवेश में इनका भी बहुत बड़ा पूजनीय महत्व था। तो दोस्तों आज अपने बात की भाषा, लिपि और धार्मिक जीवन की। नेक्स्ट क्लास अपनी लास्ट रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसमें बात करेंगे उसके आर्थिक जीवन की और जो अंतिम पतन है उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो आपको अगर वाकई में क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रेंडों के साथ शेयर करिए इस चीज़ को, और लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करना है सबको, जिससे कि हमें आपके बारे में पता चले, इन्फॉर्मेशन रहे दोस्तों। और बने रहे हमारे चैनल के साथ नेक्स्ट क्लास के लिए। धन्यवाद दोस्तों।